So hi friends, welcome to BioStudy with Nikhil YouTube channel. Here we learn biology in simple way. महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं ऑफ क्लास 12th स्पेशली बायोलॉजी का. ओके सो हमारा टारगेट है आपको 90 के अबव मार्क्स मिलने चाहिए बायोलॉजी में. ओके सो हमारा चैप्टर नंबर शुरू है 10 जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस. ओके जिसमें का हमारा शुरू है पार्ट नंबर 2. सो पहले आप जो है वो पार्ट फर्स्ट देख लीजिए, हमने अच्छे से अपलोड कर दिया है. बिकॉज पार्ट फर्स्ट में जो बेसिक है इस चैप्टर का ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस का, उसमें जो है हेल्थ की डेफिनेशन, उसके बाद हमारे बॉडी की इम्यूनिटी के टाइप, ओके उसके सब टाइप. सो जो फर्स्ट जो पार्ट है वो बहुत बेसिक है, वो आप पहले देखो, उसके बाद आप देखिए पार्ट नंबर 2, बिकॉज उसके बाद ये आपको समझने में जो है बहुत आसानी होगी. तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट नंबर 2. सो पार्ट नंबर 2 में हमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो पढ़ना है वो है एबीओ ब्लड ग्रुप्स. सो एबीओ ब्लड ग्रुप्स क्या होता है? ब्लड ग्रुप्स के कितने टाइप होते हैं? 4 टाइप होते हैं. कौन कौन से? ए बी ओ एंड ए बी. सो ए ब्लड ग्रुप का टाइप होता है, बी होता है, ओ होता है और ए बी. सो 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं. सो वो किसने डिस्कवर किए? सो फर्स्ट लाइन में है द ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप्स वेर डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर इन 19th सेंचुरी. सो कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या किया? ए बी ओ ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया. ए बी एंड ओ मीन्स 3 जो ब्लड ग्रुप है, 4 आउट ऑफ 4 में से वो 3 जो है वो लैंडस्टीनर ने उसको डिस्कवर किया इन 19th सेंचुरी. आफ्टर दैट द ब्लड ग्रुप्स ए बी, उसके बाद जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो किसने डिस्कवर किया? वॉज डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टीनर स्टूडेंट. ये इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर, स्टूडेंट, जिसका नाम था डिकैस्टेलो एंड स्टर्ली इन 1902. मीन्स उसके ठीक 2 साल के बाद उनके ही स्टूडेंट ने ए बी ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया. सो इस तरह से 4 ब्लड ग्रुप डिस्कवर्ड हुए. सो 3 किए कार्ल लैंडस्टीनर ने और 1 किया उनके 2 स्टूडेंट ने. ओके उसके बाद लैंडस्टीनर फाउंड 2 एंटीजन. सो एंटीजन को हम क्या बोलेंगे? एग्लूटिनोजेंस ऑन द सरफेस ऑफ ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स. सो ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स मीन्स आरबीसी. ओके सो ब्लड सेल्स के टाइप होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स. ओके सो आरबीसी पर क्या हुआ? लैंडस्टीनर को 2 एंटीजन मिले. सो उसको उसने नाम दिया एंटीजन ए एंड एंटीजन बी. ओके सो एंटीजन मिले किसको? लैंडस्टीनर को. कहाँ पर? ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स के ऊपर. तो उसको उसने नाम दिया एंटीजन ए और एंटीजन बी. उसके बाद ही आल्सो नोटिस द करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज. उसको उसने एंटीबॉडीज़ को भी जो है वो नोटिस किया. उस एंटीबॉडीज़ को हम क्या बोलेंगे? एग्लूटिनियस. एंड एंटीजन को बोलते थे एग्लूटिनोजेंस. ओके सो ये वर्ड ध्यान में रखो. उसके बाद इन सीरम, सो इसमें उसको एंटीबॉडीज़ कहाँ पर मिली? सीरम में मिली. ओके सो कॉल्ड ए एंड बी. उसको एंटीबॉडी को भी उसने नाम दिया एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी. ओके उसके बाद द ब्लड ग्रुप्स ऑफ अ पर्सन इज क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स. सो ब्लड ग्रुप ऑफ पर्सन कितने ग्रुप में क्लासीफाई किए गए हैं? 4 ग्रुप में. ओके सो कौन कौन से? फर्स्ट जो है वो ए, उसके बाद बी, उसके बाद ए बी एंड ओ. सो ये 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं ह्यूमन बींग के अंदर. अब उसको डिटेल में देखते हैं कि ब्लड ग्रुप्स क्यों पड़े और कैसे वो 4 टाइप में जो है वो क्लासीफाई हुए हैं. सो फर्स्ट देखते हैं ब्लड ग्रुप ए. ओके सो ब्लड ग्रुप ए कैसे इसका टाइप जो है बना है. सो इंडिविजुअल्स विद द ब्लड ग्रुप ए हैव द एंटीजन ए ऑन द सरफेस ऑफ देयर आरबीसी. सो जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा उसकी आरबीसी पर कौन सा एंटीजन होगा? ए. ओके आरबीसी पर एंटीजन होगा एंड एंटीबॉडी बी इन देयर प्लाज्मा. तो उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी रहेंगी और उसके आरबीसी पे जो है वो एंटीजन जो है वो ए रहेगा. ओके ए ऑन द सरफेस ऑफ देयर प्लाज्मा. तो जिसका ब्लड ग्रुप ए है, सो ऐसे इंडिविजुअल्स में जो एंटीजन है आरबीसी पर वो ए रहेगा और उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी रहेगी. सो ये जो आप एंटीजन कौन सा रहेगा, एंटीबॉडी कौन सी रहेंगी, सो ये आप ध्यान में रखो, उससे उसका टाइप गिरा है. ओके सो ये हो गया फर्स्ट ब्लड ग्रुप ए का. उसके बाद ब्लड ग्रुप सेकंड बी. सो जिस पर्सन का ब्लड है, सो उसमें क्या होगा? एंटीजन उसके जो आरबीसी पर एंटीजन रहेगा बी ऑन देयर सरफेस ऑफ आरबीसी एंड एंटीबॉडी रहेगी ए. ओके इन देयर प्लाज्मा. उसके बाद है ब्लड ग्रुप ए बी. सो ब्लड ग्रुप जिस पर्सन का ए बी है उसमें क्या कौन सा एंटीजन होगा, कौन सी एंटीबॉडी होंगी? सो इंडिविजुअल्स विद द ब्लड ग्रुप ए बी हैव द बोथ एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ देयर प्लाज्मा आरबीसी. ओके सो उसके आरबीसी पर क्या रहेंगे? बोथ एंटीजन रहेंगे एंड नो एंटीबॉडी इन देयर प्लाज्मा. सो प्लाज्मा में जो है वो एंटीबॉडी नहीं रहेंगी. ओके लेकिन उसके जो आरबीसी के सरफेस पर है ए एंड बी जो है दोनों भी, यहाँ पर दोनों भी एंटीजन उसके आरबीसी के सरफेस पर रहेंगे लेकिन एंटीबॉडी अब्सेंट रहेंगी. ओके उसके बाद जो ब्लड ग्रुप ओ वाला पर्सन है, इंडिविजुअल्स विद द ब्लड ग्रुप ओ हैव नो एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ देयर
RBCs and show presence of both A and B antibodies in their plasma. So प्लाज्मा में जो है वो दोनों टाइप के एंटीबॉडीज़ है, लेकिन जो एंटीजन है वो दोनों अब्सेंट है। यहाँ पर दोनों एंटीजन जो है वो प्रेजेंट है, यहाँ पर दोनों एंटीजन जो है वो अब्सेंट है। ओके, सो ये यहाँ पर डिफरेंस है। सो आप अगर चारों को रिलेट करेंगे, कंपेरेटिवली देखेंगे, तो आपको वो समझने में बहुत हेल्प होगी। उसके बाद इसको हम डायग्राम के थ्रू, मीन्स उसको चार्ट के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, सो ये है एबीओ ब्लड ग्रुप इन मैन। ओके, सो ब्लड ग्रुप हमने देखे कितने टाइप के, 4। फर्स्ट है ए, उसके बाद है बी, देन ए बी एंड देन ओ। सो जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसका जीनोटाइप हम क्या लिखेंगे, आई ए और आई नॉट। ओके, सो एंटीजन कौन सा रहेगा उनके सरफेस पे आरबीसी के, ए रहेगा। एंटीबॉडी इन सीरम कौन सी रहेगी, बी रहेगी। एंड कैन डोनेट ब्लड, मीन्स वो किसको ब्लड डोनेट कर सकते हैं, ए एंड ए बी, मीन्स जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है और ए बी है उस पर्सन को ये ब्लड डोनेट कर सकते हैं। एंड कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम, और किससे वो ब्लड को रिसीव कर सकते हैं, जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है और ओ है। सो ये दोनों पर्सन से वो ब्लड को रिसीव कर सकते हैं। ओके, ये हो गया ब्लड ग्रुप ए के बारे में। उसके बाद ब्लड ग्रुप बी, सो इसका जो है जीनोटाइप वो रहेगा आई बी और आई नॉट। ओके, सो यहाँ पर एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी कौन सा रहेगा, बी रहेगा। ओके, एंड एंटीबॉडी कौन सी रहेगी, ए। एंड कैन डोनेट ब्लड, बी एंड ए बी। सो यहाँ पर सिंपली जो ए है उसको रिप्लेस कर देना है बी से, बी एंड ए बी को वो डोनेट कर सकता है ब्लड। एंड किससे रिसीव कर सकता है, जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप बी एंड ओ है। यहाँ पर भी ए को बी से रिप्लेस कर देना है सिंपली। ओके, उसके बाद जो ए बी है थर्ड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद जो ओ है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये दोनों ब्लड ग्रुप को हम स्पेसिफिक जो नाम देता है। ओके, बिकॉज ए बी ब्लड ग्रुप को हम बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर, बिकॉज ये सभी का ब्लड ग्रुप जो है वो ले सकता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ओके, सो इसका जो जीनोटाइप रहेगा वो रहेगा आई ए एंड आई बी, बिकॉज यहाँ पर एंटीजन दोनों भी है, ए भी है और बी भी है, इसलिए आई ए आई बी। एंड सो एंटीबॉडी इन सीरम नील, मीन्स यहाँ पर एंटीबॉडी जो है वो अब्सेंट रहेंगी। और ओके, एंड कैन डोनेट ब्लड टू, सो किसको ब्लड डोनेट कर सकता है, ए बी को। ओके, सो वो क्या कर सकता है, ए बी को ब्लड जो है वो डोनेट कर सकता है, ए बी वर्सन ए बी को ही ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकता है, लेकिन वो रिसीव कर सकता है चारों ब्लड ग्रुप से। ओके, सो इसलिए हम इसको बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर। सो डोनेट सिर्फ उसी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को वो डोनेट कर सकता है, लेकिन रिसीव वो बहुत सारे, मीन्स चारों के चारों टाइप के पर्सन से, ब्लड ग्रुप के पर्सन को से वो ब्लड को रिसीव कर सकता है। ओके, उसके बाद है ब्लड ग्रुप ओ। सो ब्लड ग्रुप ओ को हम बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। सो डोनर मीन्स वो क्या करता है, किसी को भी अपना ब्लड ग्रुप जो है वो डोनेट कर सकता है। सो ब्लड डोनेट कर सकता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। सो इसका जीनोटाइप है वो रहेगा आई जीरो मीन्स आई नॉट। उसके बाद जो एंटीजन है वो यहाँ पर नील है, एंड जो एंटीबॉडीज़ है उसके सीरम में वो वहाँ पर ए है एंड बी भी है। ओके, सो यहाँ से यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ पर जो फर्स्ट है मीन्स ए बी में जो है वो एंटीबॉडी नील थी, यहाँ पर एंटीजन नील है। ओके, यहाँ पर ए एंड बी एंटीजन है, यहाँ पर ए एंड बी एंटीबॉडी है। सो इस तरह से उसको रिलेट कर आप ध्यान में रख सकते हो। उसके बाद कैन डोनेट ब्लड टू, सो हमें पता है ये आर्टिफिशियल, ये क्या है, यूनिवर्सल डोनर है, इसलिए ये चारों को भी ब्लड जो है अपना डोनेट कर सकता है। एंड रिसीव सिर्फ एक से कर सकता है, वो है ओ। ओके, सो ये हो गया ब्लड ग्रुप्स के टाइप एंड वो उसका जीनोटाइप इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, उसके बाद एंटीबॉडी इन सीरम, कैन डोनेट ब्लड टू एंड कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम। सो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इस टेबल में है, बहुत ही अच्छा ये टेबल है, मीन्स आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस टेबल से मिलेंगी। ओके, सो ये हो गया ब्लड ग्रुप्स के बारे में। सो हमें पता चल गया कि यूनिवर्सल हम डोनर किसे बोलते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर किसे बोलते हैं। ओके, सो ये हो गया ब्लड ग्रुप के बारे में। उसके बाद ब्लड ग्रुप से रिलेटेड जो दूसरा पॉइंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आरएच फैक्टर। सो आरएच फैक्टर जो है वो क्या होता है, सो आरएच इज़ अ मोस्ट कॉम्प्लेक्स ब्लड ग्रुप सिस्टम। कैसा है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स ब्लड ग्रुप सिस्टम। आरएच फैक्टर इज एन एंटीजेनिक प्रोटीन। सो कैसा है, ये एंटीजेनिक प्रोटीन है, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन ह्यूमन बींग। सो आरएच फैक्टर क्या है, एंटीजेनिक प्रोटीन है। सो यहाँ पर आप ध्यान में रखो ये वर्ड एंटीजेनिक प्रोटीन, जिसमें एंटीजन है। ओके, एंटीजन होने वाला प्रोटीन, जिस प्रोटीन में एंटीजन है, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। यहाँ पर भी एक जो आरएच है वो कहाँ पर रहता है, आरबीसी पे, रेड ब्लड सेल्स में। ओके, इन ह्यूमन बींग्स। सो इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टीनर एंड विनर। सो यहाँ पर हमें पता है ब्लड ग्रुप को लैंडस्टीनर डिस्कवर किया, लेकिन आरएच फैक्टर को लैंडस्टीनर डिस्कवर किया, उसके साथ जो दूसरा साइंटिस्ट है वो है विनर। ओके,
सो कब डिस्कवर्ड किया? 1940 में, ओके, ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी ऑफ रिजम मंकी। सो यहाँ पर जो सीटी में क्वेश्चन आ सकता है कि आरएच फैक्टर जो है वो डिस्कवर्ड किया लैंसनर एंड विनर ने। सो जो फर्स्ट आरबीसी के सरफेस पर उनको जो है वो आरएच फैक्टर मिला था, लेकिन वो कौन से मंकी का था या फिर कौन से एनिमल का था? तो आप ये जो ऑप्शन में रिजम मंकी, आप जो आंसर होगा वो राइट होगा। सो इट इज़ कॉल्ड एज आरएच फैक्टर, बिकॉज ये रिजम मंकी जो है उसके आरबीसी पर डिस्कवर्ड किया गया था, इसलिए उसको आरएच फैक्टर नाम दिया गया, ओके। एंड आल्सो कॉल्ड एज डी एंटीजन, उसको डी एंटीजन भी बोलते हैं और आरएच फैक्टर भी बोलते हैं, ओके। देन थर्ड पॉइंट, द पर्सन हैविंग आरएच फैक्टर और डी एंटीजन आर कॉल्ड एज आरएच पॉजिटिव। सो जिस पर्सन पे आरएच फैक्टर होगा वो कैसे होगा? आरएच पॉजिटिव। एंड दोज लैकिंग डी एंटीजन आर आरएच निगेटिव। सो जिस पर डी एंटीजन होगा वो होगा आरएच पॉजिटिव, जिस पर डी एंटीजन एब्सेंट होगा वो होगा आरएच निगेटिव, ओके। उसके बाद आरएच ब्लड ग्रुप इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द ब्लड ट्रांसफ्यूशन। सो ब्लड ट्रांसफ्यूशन में एक ऐसा है इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले है, इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है, एंड इट इन्वॉल्व हीमोलाइटिक डिसीज। सो हीमोलाइटिक डिसीज इसमें इन्वॉल्व होते हैं ऑफ द न्यू बॉर्न, ओके। सो न्यू बॉर्न हमें पता है जो न्यू फिटस है उसके डिसीज होते हैं, ओके, इन्वॉल्व इन हीमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यू बॉर्न, उसे हम बोलते हैं एचपीएन, एंड विच इज़ कॉल्ड एज इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। सो फीटस में क्या होता है? इरेथ्रोब्लास्टोसिस होता है, ओके, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस उसको हम बोलते हैं। सो आरएच ब्लड ग्रुप इज ए इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इट इन्वॉल्व्स इन हीमोलाइटिक डिसीज। हीमोलाइटिक डिसीज में इन्वॉल्व है ऑफ न्यू बॉर्न, ओके, अडल्ट में नहीं है, ये कैसा है? न्यू बॉर्न में है, ओके। सो उस डिसीज़ को हम बोलते हैं इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, जिसमें इरेथ्रोब्लास्टोसिस मीन्स आरबीसी, इरेथ्रोसाइट्स हम बोलते हैं आरबीसी को, वो क्या होता है? ब्लास्ट हो जाते हैं, ओके। सो ब्लास्टोसिस फिटालिस, ओके। सो ये हो गया आरएच फैक्टर के बारे में। अब देखते हैं कॉमन ह्यूमन डिसीज़। सो कॉमन ह्यूमन डिसीज़ कौन कौन से है? सो यहाँ से हमारे जो नेक्स्ट जो पोर्शन है वो स्टार्ट होता है, वो होता है डिसीज़ का। सो अब हमको डिसीज़ पढ़ने हैं, ओके। सो फर्स्ट हम देखेंगे कॉमन हेल्थ डिसीज़ कौन कौन से, उसके बाद स्पेसिफिक देखेंगे। सो फर्स्ट देखते हैं कॉमन ह्यूमन डिसीजेस। सो ऑल ह्यूमन डिसीजेस कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू कंजेनाइटल डिसीज एंड एक्वायर्ड डिसीज। सो दो डिसीज में इसको क्या गया है? कैटेगराइज किया गया है। सो कौन कौन से? फर्स्ट है कॉन्जेनाइटल डिसीज, उसके बाद है एक्वायर्ड डिसीज, ओके। सो फर्स्ट कॉन्जेनाइटल डिसीज किसको बोलेंगे अपन? सो ओके, सो ह्यूमन डिसीज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू कॉन्जेनाइटल डिसीज एंड एक्वायर्ड डिसीज। सो फर्स्ट कॉन्जेनाइटल डिसीज। सो डिसीज आर प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, may be caused by the genetic abnormalities or the metabolic disorder. So genetic means जो पेरेंट्स से जो है वो ऑफस्प्रिंग में वो डिसीज ट्रांसफर होता है, उसे हम बोलते हैं जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ओके। सो इसमें जो डिसीज़ है वो कैसा रहता है? फ्रॉम बर्थ। सो बर्थ से लेकर जो डिसीज़ रहता है उसे हम बोलते हैं कॉन्जेनाइटल डिसीज़, एंड दे मे बी परमानेंट, वो परमानेंट हो सकता है, मीन्स वो लाइफ जो पूरी लाइफ स्पैन है उसमें रह सकता है, एंड वेयर प्रैक्टिकली इनक्यूरेबल। सो ये प्रैक्टिकली कैसा है? इनक्यूरेबल है, मीन्स ये क्यूरेबल नहीं है, हम इसको क्योर नहीं कर सकते, ओके। उसके बाद मॉडर्न डिसीज रिसर्च हैज़ हेल्प टू क्योर सम इनबॉर्न डिसीज। सो जो मॉडर्न डिसीज रिसर्च है उन्होंने हेल्प की है टू क्योर इनबॉर्न डिसीज। सो जो डिसीज़ जो है वो जब फिटस बॉर्न होता है तब से रहते हैं, उसको डिसीज़ को क्योर करने में हेल्प की है थ्रू जीन थेरेपी। सो किससे? थ्रू जीन थेरेपी, ओके। उसके बाद सेकंड है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। सो ये दो जो थेरेपी है उससे हम 100% नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत हम उसको क्योर कर डिसीज, ओके। सो फर्स्ट हमने देखा कॉन्जेनाइटल डिसीज। सिंपली एक वर्ड यहाँ पर आप ध्यान में रखिए, जो डिसीज़ जो है बर्थ से लेकर होता है, मीन्स बर्थ से ही हमारे एक आधे ऑर्गेनिज्म मीन्स एक आधे जो फिटस है उसको रहता है, इनबॉर्न को रहता है, उसे हम बोलते हैं कॉन्जेनाइटल डिसीज। उसके बाद है एक्वायर्ड डिसीज। सो डिसीज डेवलप आफ्टर द बर्थ। सो जो बर्थ से पहले ही होता है उसे हम बोलते हैं कॉन्जेनाइटल, जो बर्थ के बाद डिसीज जो डेवलप होता है उसे हम बोलते हैं एक्वायर्ड डिसीज। कैन बी डिवाइड इनटू, सो वो दो पार्ट में, दो जो है टाइप में डिवाइड किया गया है। सो फर्स्ट है कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिसीज, उसके बाद है नॉन कम्युनिकेबल एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, यहाँ पर यन है, ओके। सो ये है नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस। सो फर्स्ट है इन्फेक्शियस, उसके बाद है नॉन इन्फेक्शियस, ओके। एक्वायर्ड डिसीज में बिकॉज ये जो है वो बर्थ के बाद डिसीज डेवलप होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्वायर्ड डिसीज। सो इसकी दो टाइप है, एक है इन्फेक्शियस, उसके बाद है नॉन इन्फेक्शियस डिसीज।
सो कम्युनिकेबल किसे बोलेंगे और नॉन कम्युनिकेबल? सो कम्युनिकेबल को हम बोलते हैं इन्फेक्शियस एंड नॉन कम्युनिकेबल को बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस। ओके, सो नॉन इन्फेक्शियस एंड इन्फेक्शियस डिसीज और कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हम किसे बोलेंगे? सो फर्स्ट है कम्युनिकेबल डिसीज, द डिसीज विच ट्रांसमिट फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर हेल्थी पर्सन एदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नोन एज द कम्युनिकेबल और द इन्फेक्शियस डिसीज। जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो है डिसीज, हेल्थी पर्सन में ये जो है मीन्स जिसको डिसीज हुआ है ए पर्सन, उससे अगर बी में वो डिसीज़ को ट्रांसफ़र हुआ है तो उसे हम बोलेंगे कम्युनिकेबल, बिकॉज ये स्प्रेड होता है, इन्फेक्शन होता है। ओके, इसलिए हम इसको कम्युनिकेबल डिसीज़ और इन्फेक्शियस डिसीज़ बोलेंगे। फॉर एग्जांपल जो मलेरिया है वो जो है डिसीज़ वो कम्युनिकेबल डिसीज़ है। ओके, सो वो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन में ट्रांसमिट हो सकता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीज़। उसके बाद होता है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। तो इसमें क्या होता है? द डिसीज़ विच नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर हेल्थी पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर नोन एज नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, जिसमें है कैंसर। सो जो डिसीज़ जो है वो हेल्थी पर्सन से मीन्स जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे हेल्थी पर्सन में जो है ट्रांसमिट नहीं होता, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों भी फॉर्म में वो जो है वो ट्रांसमिट नहीं हो सकता, उसे हम बोलेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज और नॉन इन्फेक्शियस। नॉन मीन्स जो इन्फेक्शन को नहीं करता, नॉन इन्फेक्शियस सो जिससे इन्फेक्शन नहीं होता, ऐसा डिसीज़ जो ट्रांसफ़र नहीं होता पर्सन से पर्सन तक, उसे हम बोलेंगे नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़। फॉर एग्जांपल कैंसर, जो कैंसर है वो कैसा होता है? वो ट्रांसमिट नहीं होता, मीन्स उससे इन्फेक्शन नहीं होता पर्सन से लेकर पर्सन तक। सो यहाँ पर जो एक्वायर्ड डिसीज़ है, सो फर्स्ट है कंजेनिटल डिसीज़ जो बर्थ से रहते हैं, उसके बाद है एक्वायर्ड डिसीज़ जो बर्थ के बाद रहते हैं। सो एक्वायर्ड डिसीज़ में दो टाइप है, इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल। सो इन्फेक्शियस में जो पर्सन से पर्सन तक जो डिसीज़ ट्रांसफ़र होता है उसे हम बोलते हैं इन्फेक्शियस। उसके बाद जो पर्सन से पर्सन तक ट्रांसफ़र नहीं होता उसे हम बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस और नॉन कम्युनिकेबल। ओके, सो यहाँ पर हमारे जो कॉमन हेल्थ डिसीज़ है वो एंड हुए। अब देखते हैं हम स्पेसिफिक जो डिसीज़ है वो देखते हैं। ओके, सो स्पेसिफिक डिसीज़ में जो फर्स्ट है वो है मलेरिया। सो मलेरिया डिसीज़ जो है वो स्पेसिफिक है और इसकी जो लाइफ साइकिल वो कैसे है, साइन सिम्टम्स कैसे है, उसके बाद प्रिवेंशन ट्रीटमेंट कैसे है। सो बहुत सारे पॉइंट मलेरिया के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मलेरिया। सो मलेरिया इट इज़ अ वेक्टर मॉस्किटो बॉर्न इन्फेक्शन। सो इसके लाइन में है ये कैसा है? वेक्टर मॉस्किटो बॉर्न इन्फेक्शन। जो मॉस्किटो से क्या होता है? बॉर्न होता है, मॉस्किटो से वो अराइज होता है। एंड कैसा है? वेक्टर है, बिकॉज वेक्टर क्या करता है? एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जो डिसीज़ को कैरी करता है उसको हम बोलते हैं वेक्टर। सो इसमें वेक्टर कौन है? मॉस्किटो है। ओके, सो मॉस्किटो जो है वो इन्फेक्शन को कैरी करता है वन पर्सन से अनदर पर्सन में, इसलिए हम उसको बोलते हैं वेक्टर। एंड दिस इज कॉज बाय द प्रोटिस्ट प्लाज्मोडियम। सो मलेरिया कौन से पैथोजन से जो है वो कॉज होता है? वो होता है प्रोटिस्ट प्लाज्मोडियम। ओके, सो प्रोटिस्ट प्लाज्मोडियम से जो है वो मलेरिया कॉज होता है। सो देयर आर 4 स्पेसिस ऑफ प्लाज्मोडियम। सो प्लाज्मोडियम की कितनी स्पेसिस है? 4 स्पेसिस है। सो प्रोटिस्ट प्लाज्मोडियम से मलेरिया कॉज होता है और प्लाज्मोडियम की 4 स्पेसिस है। सो कौन कौन सी? सो फर्स्ट है पीवीवैक्स, उसके बाद है पी वोवेल, उसके बाद है पी मलेरी एंड पी फैल्सीपैरम। ये हो गए उसके 4 स्पेसिस ऑफ प्रोटिस्ट प्लाज्मोडियम। ओके, एंड ओनली पी फैल्सीपैरम कॉज सीरियस इलनेस। सो जो पी फैल्सीपैरम है उससे ही जो है वो सीरियस इलनेस मीन्स हम ज़्यादा मीन्स अनकंट्रोल जो है वो हो सकता है हमारे बॉडी पर, मीन्स हमें जो है वो बीमारी बहुत ज़्यादा हो सकती है। मीन्स फैल्सीपैरम कॉज सीरियस इलनेस वाइल अदर आर क्यूरेबल। ओके, सो फेटल है, मीन्स वो कैसे है? मीन्स अदर आर रेयर फेटल। सो रेयर फेटल मीन्स जो है वो सीरियस नहीं है। ओके, रेयर है मीन्स उन ओके, सो बहुत कम जो है वो ही सीरियस इलनेस को कॉज करते हैं। सो मलेरिया हमें पता चल गया डिसीज़ कौन किसी पैथोजन के होता है। सो कौन पैथोजन है जिससे मलेरिया होता है? वो है प्रोटिस्ट प्लाज्मोडियम। सो फर्स्ट हम देखेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स। सो इसमें साइंस कैसे रहते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि मलेरिया हुआ है, उसके सिम्टम्स क्या है? सो फर्स्ट, symptoms of the malaria begin to appear about 7 to 15 days after the bite of infectious mosquito. So इन्फेक्टिव जो मॉस्किटो है उसकी बाइट मीन्स इन्फेक्शन मॉस्किटो ने अगर हमें बाइट कर दिया तो उसके ठीक 7 से लेकर 15 मीन्स 7 से लेकर 15 दिन तक हमें जो उसके सिम्टम्स है ये भी डिफ़िकल्ट टू रिकॉग्नाइज एज मलेरिया। सो हम ये मलेरिया है ऐसा हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको रिकॉग्नाइज करना। सो फीवर, हेडेक, उसके बाद चिल जो हम शिवेरिंग भी बोलते हैं, मीन्स बहुत हमें कोल्ड लगता है और डिफ़िकल्ट टू रिकॉग्नाइज द मलेरिया। सो ये हो गए सिम्टम्स। उसके बाद भी सिम्टम्स है और जो इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स है मलेरिया की वो है क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ मलेरिया इज़ साइक्लिक ऑकरेंस ऑफ हाई फीवर।
साइक्लिक ऑकरेंस, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, साइक्लिक ऑकरेंस। साइक्लिक मीन्स एक साइकिल चलती है, मीन्स अभी हमको 1 घंटे में अगर फीवर आ गया, उसके बाद अगेन 1 घंटे के बाद अगेन फीवर आ गया, सो ऐसा उसको क्या होता है, वो रिपीट होता है, इसलिए उसको साइक्लिक फीवर हम बोलते हैं। ओके, नॉर्मल फीवर नहीं है, वो रिपीट होता है, अगेन आता है, उसके बाद अगेन रिपीट होता है। सो इस तरह से ये कैसा है, साइक्लिक फीवर है। अगर ऐसा फीवर आपको हो रहा है तो ये कैसा है, क्लासिकल सिम्टम्स है मलेरिया का। एंड फॉलोवर्ड बाय द स्वेटिंग, सो इसमें स्वेटिंग भी होगी। सो इसमें जो है वो स्वेटिंग भी होती है उसके साथ, फीवर के साथ, एंड शिवेरिंग। ओके, तो शिवेरिंग भी होती है, मीन्स कोल्ड हमें बहुत ज़्यादा लगती है। सच ए एंटायर एपिसोड लास्ट फॉर, सो ये जो हम बता रहे हैं, मीन्स हाई फीवर, उसके बाद स्वेटिंग, उसके बाद शिवेरिंग, ये जो थ्री स्टेज है एपिसोड है, वो 4 से 6 आवर्स तक रहता है एंड रिकवर्स एवरी 2 days और 3 days। सो 3 days और 2 days के बाद ये हमें आता है। ओके, उसके बाद वोमिटिंग है, उसके बाद कॉन्वुल्शन है। सो ये जो है वो क्लासिकल सिम्टम्स है मलेरिया के। उसके बाद है एथ्रैल्जिया, मीन्स जॉइंट पेन, सो जॉइंट पेन में होता है हमें। उसके बाद एनीमिया ड्यू टू रप्चरिंग ऑफ आरबीसी, एनीमिया होता है, एंड बिकॉज आरबीसी जो है वो रप्चर होती है। एंड हीमोग्लोबिन्यूरिया एंड हिमैटोमेगली, जिसमें लीवर इनलार्जमेंट होता है, लीवर जो है वो इनलार्ज होता है, उसकी साइज बढ़ जाती है। उसके बाद रेटिनल डैमेज, रेटिना जो है वो हमारे आई से कंसर्ट है। सो जो 8 चैप्टर था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें हमने देखा रेटिना जो होती है आई की जो है वो लेयर है, सो वो क्या होता है, डैमेज होता है। उसके बाद सेरेब्रल मलेरिया, ब्रेन इन्फेक्शन, जो सेरेब्रल है उसे हम बोलते हैं ब्रेन मलेरिया। सेरेब्रल मीन्स ब्रेन को होने वाला मलेरिया, उसे हम बोलते हैं ब्रेन इन्फेक्शन और सेरेब्रल मलेरिया। सो ये हो गए उसके सिम्टम्स एंड साइंस। सो अब देखते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। सो ट्रांसमिट कैसे होता है, सो कौन कौन से टाइप से ट्रांसमिट होता है, सो कौन इसको ट्रांसमिट करता है वो देखेंगे। सो फर्स्ट, प्लाज्मोडियम इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन, एन इंसेक्ट वेक्टर फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। सो यहाँ पर जो वर्ड जो इम्पॉर्टेंट है वो है फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। सो मॉस्किटो में 2 टाइप है, एक है सो मेल एंड फीमेल। सो यहाँ पर है फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो ओनली, व्हाई नॉट मेल। सो मेल मॉस्किटो जो है वो इस डिसीज़ को कैरी नहीं करता, क्यों नहीं करता, फीमेल ही क्यों, ये आपको अगर सवाल आ रहा है तो इसका जो आंसर है वो है, जो फीमेल है वो है ब्लड सकर, मीन्स जो ब्लड को सक करती है, एंड जो मेल है वो क्या है, वो वेक्टर को सक करता है। ओके, जो वेक्टर कहाँ पर रहता है, फ्लावर के अंदर। ओके, सो जो मेल एनाफिलस मॉस्किटो है वो कहाँ पर जाएंगे, फ्लावर के अंदर। ओके, एंड जो फीमेल है वो हमारे बॉडी पर अटैक करेंगी, बिकॉज हम क्या है, हमारे बॉडी के अंदर ब्लड है, एंड ये क्या करती है, ब्लड को सक करती है। इसलिए जो मलेरिया डिसीज़ है वो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो से ट्रांसमिट होता है, पर्सन से लेकर पर्सन अनदर पर्सन में। इसलिए जो वेक्टर है यहाँ पर वो है फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, इसलिए मेल नहीं है, क्योंकि मेल जो है वो नेक्टर सकर है, जो है वो मध को सक करता है, मीन्स नेक्टर सकर। ओके, एंड जो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो है ब्लड सकर। सो व्हेन इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलस सक्स द ह्यूमन ब्लड। सो जब इन्फेक्टेड एनाफिलस मॉस्किटो रहती, वो क्या करती है, ब्लड को सक करती है, ह्यूमन ब्लड को, एंड इट में ट्रांसफर स्पोरोजॉइट टू द ह्यूमन सर्कुलेशन। स्पोरोजॉइट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, स्पोरोजॉइट। सो स्पोरोजॉइट क्या है, हम बाद में देखेंगे उसको स्पोरोजॉइट क्या है। तो स्पोरोजॉइट ये है कि मलेरिया की जो इन्फेक्शियस स्टेज है, मीन्स जिससे इन्फेक्शन होता है, ऐसी स्टेज उसे हम बोलते हैं स्पोरोजॉइट टू द ह्यूमन सर्कुलेशन। सो ये क्या है, ब्लड सक करती है, लेकिन उसके बॉडी के अंदर के जो मलेरिया के पैरासाइट रहते हैं उसको हमारे ब्लड में उसको इंजेक्ट कर देती है। ओके, एंड स्पोरोजाइट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली थ्रू द फिजन। सो फिजन से ये क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर हो सकते हैं असेक्सुअल, बिकॉज इसमें गैमेट इन्वॉल्व नहीं है। मीन्स असेक्सुअल जो इसकी लाइफ है वो ह्यूमन बींग के अंदर रहती है, एंड सेक्सुअल जो होती है मलेरिया की लाइफ साइकिल वो मॉस्किटो के अंदर रहती है। सो आपको बाद में डायग्राम में आपको इजीली समझ में आएगा। सो यहाँ पर आप इतना ध्यान रखिए कि जो स्पोरोजाइट है वो रिप्रोड्यूस कर सकता है असेक्सुअली थ्रू द फिजन इन द लीवर सेल्स और इरिथ्रोसाइट्स, मीन्स आरबीसी पे और लीवर सेल में ये क्या करता है, असेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। And the cells are formed now called as मेरोजाइट्स। जो सेल्स फॉर्म होते हैं उसे हम बोलते हैं मेरोजाइट्स। मीन्स जब एनाफिलस मॉस्किटो, इन्फेक्शियस एनाफिलस मॉस्किटो हमें बाइट करता है तो उसके जो स्पोरोजाइट है मलेरिया के, वो हमारे बॉडी के अंदर आ जाते हैं, और वो असेक्सुअली जो है वो फिजन होता है उसमें, एंड वो उसके बाद जो फॉर्म होते हैं उसे हम बोलते हैं मेरोजाइट्स। द सेल्स फॉर्म विद इन द इरेथ्रोसाइट्स फंक्शन एज अ गैमेटोसाइट। सो गैमेटोसाइट के फंक्शन करते हैं उसे हम बोलते हैं गैमेगोनी। ओके, एंड बिसाइड्स इट फॉर्म्स गैमेटोसाइट्स विद इन द इरेथ्रोसाइट्स, उसे हम बोलते हैं गैमेटोसाइट्स। सो ये क्या करते हैं, गैमेटोसाइट्स फॉर्म कर लेते हैं।
जैसे कि oocyte फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ हेप्लॉइड स्पोरोसाइट एंड थ्रू द म्योसिस। तो म्योसिस से क्या होता है, स्पोरोसाइट फॉर्म कर लेता है oocyte, फर्स्ट गैमेटोसाइट से भी फिर क्या फॉर्म हुआ oocyte, एंड वो क्या फॉर्म करते हैं फिर स्पोरोसाइट, उसे हम बोलते हैं स्पोरोगोनी। एंड स्पोरोसाइट माइग्रेट टू सलाइवरी ग्लैंड, जो स्पोरोसाइट वो वहाँ पर चले जाते हैं सलाइवरी ग्लैंड में, एंड आर रेडी टू इन्फेक्ट एनी होस्ट। ओके, सो उसके बाद वो इन्फेक्ट करने के लिए, ह्यूमन होस्ट को इन्फेक्ट करने के लिए रेडी रहते हैं। ओके, सो ये हो गया उसके बारे में, वो कैसे ट्रांसमिशन होता है उसका मलेरिया का। सो ये जो यहाँ पर लिखा है वो आपको डायग्राम में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो हम उसको डायग्राम में भी देखते हैं, उसके पहले हम देखते हैं उसके जो डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट है वो हम पहले देखते हैं। इसको डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, ट्रीटमेंट उसकी क्या है। सो मलेरिया कैन बी डायग्नोसिस बाय द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द ब्लड सीमर बिसाइड्स अदर रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। सो अदर रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट बेस्ड ऑन न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेक्निक्स आर आल्सो यूज। सो न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन, सो न्यूक्लिक एसिड जो है उसका एम्प्लीफिकेशन मीन्स उसका जो है हमें एम्प्लीफिकेशन का मतलब जो है वो है रेप्लिकेशन। ओके, सो न्यूक्लिक एसिड को रेप्लिकेट किया जाता है, उसका नंबर बढ़ा दिया जाता है। सो उस टेक्निक से जो है वो मलेरिया को हम डायग्नोसिस कर सकते हैं उसका। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ द मलेरिया इंक्लूड्स आर्टेमिसिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी, उसे हम बोलते हैं ACTS, हु हैज़ रिकमेंडेड फाइव डिफरेंट एक्ट्स विच इंक्लूड वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ द आर्टेसुनेट, सल्फेडॉक्सिन, देन पैरामीथामाइन ETC। सो इससे जो है वो हम उसको डायग्नोसिस कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं इस केमिकल से। उसके बाद इन एडिशन क्वानिन इज़ आल्सो यूज। सो उसको क्वानिन एडिन, जो क्वानिन है उसको ऐड करके भी हम उसको यूज़ करते हैं। सो जो ACTS है मीन्स जो आर्टेमिसिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपीज है, उसने क्या किया, हु हैज़ रिकमेंडेड फ्यू डिफरेंट एक्ट्स विच इंक्लूड वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ आर्टेसुनेट, सल्फेडॉक्सिन एंड पैरामीथामाइन ETC, इसका जो कॉम्बिनेशन करके हम उसको यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होगा, जो मलेरिया है वो डायग्नोसिस हो गया, उसकी ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। उससे पहले जो प्रिवेंशन है एंड कंट्रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स डिसीज़ जो है वो होने से पहले अगर हम उस डिसीज़ को रोक दें तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा, और हमें उसको ईजिली हम उसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, सो प्रिवेंशन में क्या है, प्रिवेंशन ऑफ द मॉस्किटो बाइट। सो सबसे पहले जो है मॉस्किटो बाइट अगर हमने प्रिवेंट कर दी तो उसके जो मलेरिया के स्पोर्स है वो हमारे बॉडी के अंदर आएंगे नहीं, सो हमें डिसीज़ होगा ही नहीं। सो सिंपली बिकॉज ये वेक्टर डिसीज़ है, मीन्स ये वेक्टर से ट्रांसमिट हो सकता है, इसलिए फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो जो है उसका बाइट अगर हमने अवॉइड कर दिया तो हमें इन्फेक्शन नहीं होगा बाय यूजिंग मॉस्किटो नेट्स। सो मॉस्किटो नेट्स हम यूज़ कर सकते हैं, और इंसेक्ट रिपेलेंट्स भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। सो स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड्स मीन्स इंसेक्ट को किल करने वाला इंसेक्टिसाइड्स को हम स्प्रे करके भी इंसेक्ट को जो है वो किल कर सकते हैं, उससे हमें मॉस्किटो जो है वो बाइट नहीं कर पाएगा। उसके बाद ड्रेनिंग स्टेनेज वाटर, जो हमारा वेस्ट वाटर है उसको हम अच्छी तरीके से उसको ट्रीट करना चाहिए। ओके, उसके बाद वेयर मॉस्किटो लेग जो है लाइज एग, जो जहाँ पर मॉस्किटो जो एग है वहाँ पर हमें अच्छे से क्लीन करना होगा, और मॉस्किटो एग को जो क्या होगा वो उसको किल करना होगा, जिससे हम मॉस्किटो जो है वो हमारे घर में बढ़ेंगे नहीं। उसके बाद मॉस्किटो लार्व कैन बी कंट्रोल यूजिंग गैम्बूसिया फ्रेश वाटर फिश। सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो है गैम्बूसिया फ्रेश वाटर फिश। सो फ्रेश वाटर है मीन्स जो है वो फ्रेश वाटर में रहते, फ्रेश वाटर एंड मराइन वाटर रहता, सो फ्रेश वाटर में रहते हैं गैम्बूसिया फ्रेश वाटर फिश, उसे हम बोलते हैं बायो कंट्रोलर। सो ये क्या करती है, जो मॉस्किटो के एग है उसको किल करती है। सो बायो मीन्स ऑर्गेनिज्म एंड कंट्रोलर मीन्स बायो जो है, बायो को यूज़ करते हैं हम, मीन्स ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए, मीन्स मॉस्किटो को कंट्रोल करने के लिए, डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए, इसलिए हम इसको बोलते हैं बायो कंट्रोल। ओके, उसके बाद है टेबल शोइंग डिफरेंट स्पेसिस ऑफ प्लाज्मोडियम। सो हमने पहले देखा कि प्लाज्मोडियम की 4 स्पेसिस है, 4 स्पेसिस है, वो है P. vivax, उसके बाद है P. मलेरी, उसके बाद प्लाज्मोडियम ओवेल, उसके बाद प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम। सो P मतलब प्लाज्मोडियम। सो फर्स्ट P. vivax, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 14 डेज है, एंड मीन्स सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है 14 डेज के अंदर, एंड पैटर्न ऑफ हाई फीवर आफ्टर 48 हावर्स इंटरवल। सो 48 हावर्स होने के बाद फीवर आता है, उसके बाद 48 हावर्स होने के बाद अगेन फीवर आता है। सो ये 48 हावर्स के बाद उसको क्या होता है, रिपीट होता है। ओके,
उसके बाद पी मलेरिया में 28 डेज़ का इंक्यूबेशन पीरियड है एंड हाई फीवर आफ्टर 72 हावर्स। तो 72 हावर्स होने के बाद जो है वो जो फीवर है वो रिकवर्स होता है। उसके बाद है पी ओवेल जो 17 डेज है उसके इसका इंक्यूबेशन पीरियड एंड हाई फीवर आफ्टर 48 हावर्स। सो 48 हावर्स के बाद ये वो हाई फीवर मीन्स रिपीट होता है फीवर। सो हमें पता है इसमें जो है वो साइक्लिक फीवर होता है, मीन्स साइकिल में चलता है फीवर। ओके, सो 1 घंटे के और 72 जो हावर्स है उसके बाद अगेन आता है, उसके बाद अगेन आता है 72। सो ये साइक्लिक में चलता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं साइक्लिक फीवर। ओके, उसके बाद है पी ओवेल। सो पी ओवेल में 17 डेज। उसके बाद है पी फैल्सीपैरम जिसमें है 12 डेज हाई फीवर एट इरेगुलर इंटरवल्स बिटवीन 22 to 48 हावर्स। सो 22 एंड 48 हावर्स में जो इरेगुलर इंटरवल है इसका, सो कभी लेट भी हो सकता है, कभी जल्दी भी आ सकता है। सो पी फैल्सीपैरम जो है वो बहुत ही जो हमें सीरियस इलनेस को कॉज कर सकता है। पी फैल्सीपैरम प्लाज्मोडियम का टाइप और प्लाज्मोडियम की स्पेसिस। सो अब हम डायग्राम में देखते हैं कि वो कैसे ट्रांसमिट होता है, मीन्स जो है मलेरिया। सो इस डायग्राम में आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा कि मलेरिया कैसे ट्रांसमिट होता है। सो फर्स्ट क्या होता है, जो इन्फेक्टेड जो है जिसे हम बोले मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, वो हमको जो स्किन है, स्किन ये हमारी स्किन है। सो हमें जब बाइट करता है तो क्या करता है, वो स्पोरोसाइट को हमारे बॉडी के अंदर क्या करता है, उसको इंजेक्ट कर देता है। ओके, हेपेटिक सेल जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद जो है हाइप्नोजॉइट्स, हेपेटिक डॉर्मेंसी। उसके बाद है मेरोजॉइट्स, जो स्पोरोजाइट है वो हमारे बॉडी के अंदर क्या फॉर्म करते हैं, मेरोजॉइट्स फॉर्म करते हैं। उसे हम बोलते हैं मैच्योर साइजोन्ट। ओके, उससे क्या निकलते हैं, मेरोजॉइट्स। सो मेरोजॉइट्स जो है वो हमारे इरेथ्रोसाइट पे अटैक करते हैं। उसके बाद ट्रोपोजाइट स्टेज आती है उसकी। इरेथ्रोसाइट्स हमें पता है आरबीसी, आर बी और सी, एंड जो है उसके बाद ट्रोपोबाइट स्टेज आती है। उसके बाद इरेथ्रोसिस्टिक साइजोन्ट है। उसके बाद रप्चरिंग इरेथ्रोसाइट्स। तो यहाँ पर आरबीसी के अंदर वो एंटर हुए, उसके बाद ट्रोपोसाइट स्टेज वो ट्रोपोसाइट में कन्वर्ट हुए। उसके बाद जो इरेथ्रोसाइट्स है वो रप्चर हुई और उसके बाहर क्या गिरे, न्यूली इन्फेक्टेड इरेथ्रोसाइट्स। सो इन्फेक्टेड इरेथ्रोसाइट्स जो बने, उसके बाद गैमेटोसाइट हुआ। यहाँ पर जो ये साइन जो है वो मेल गैमेट का है और ये फीमेल गैमेट का, दोनों फ्यूज़ हो गए। ओके, सो ये जो गैमेट है, फिर क्या हुआ, जो मॉस्किटो है, सो मॉस्किटो ने क्या किया, जो ये जो है वो फ्रेश है, ये जो है वो इन्फेक्टेड मॉस्किटो था लेकिन ये फ्रेश है। तो जब वो हमारे बॉडी के ब्लड को सक करता है तो उसके साथ उसके अंदर क्या जाती है, उसके जाती है गैमेटोसाइट्स। ओके, सो गैमेटोसाइट्स किसके होते हैं, प्लाज्मोडियम के स्पेसिस के, उसके बॉडी के अंदर वो चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है वो असेक्सुअल जो साइकिल होती है वो होती है मेल के अंदर, असेक्सुअल साइकिल। ओके, असेक्सुअल साइकिल। उसके बाद सेक्सुअल साइकिल होती है मेल एनाफिलस मॉस्किटो के अंदर। तो यहाँ पर जो है वो स्पोरोसाइट उसके अंदर चले जाते हैं। उसके बाद माइक्रोगैमेट बनता है। उसके बाद मैक्रोगैमेट, सो माइक्रो एंड मैक्रो, सो माइक्रो मीन्स छोटा, उसके बाद मैक्रो मोटा गैमेट, जो बड़ा गैमेट वो बनता है। उसके बाद जाइगोट फॉर्म होता है और जाइगोट फॉर्म होने के बाद वो जो है वो ऊनाइट्स बनता है उसके अंदर। एंड जो ऊसाइट है वो ब्रस्टिंग ऑफ ऊसाइड होता है। उसके बाद अगेंस्ट जो स्पोरोसाइट है वो इन्फेक्टेड जो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो है उसके अंदर बन जाते हैं और वो अगेन वो किसी भी जो न्यू पर्सन है उसको अगर वो बाइट करता है तो स्पोरोसाइट अगेन उसके बॉडी के अंदर चले जाते हैं। सो इस तरह से साइकिल जो है वो रिपीट होती रहती है और मलेरिया की जो इन्फेक्शन है वो बढ़ता ही जाता है। सो इस तरह से मलेरिया एक ऑर्गेनिज्म है, वो अपनी लाइफ साइकिल को आगे बढ़ाना चाहता है। सो इसलिए वो यूज़ करता है फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो एज अ वेक्टर एंड हमारी बॉडी को यूज़ करता है एज अ होस्ट। ओके, सो ये हो गया मलेरिया के बारे में। सो यहाँ पर जो है वो डायग्राम बहुत ही अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे बॉडी के अंदर कौन सी साइकिल होती है, हमारे बॉडी के अंदर के कौन सी साइकिल होती है, बाहर कौन सी साइकिल होती है। सो बीच में जो है वो स्किन है, ये होगी मॉस्किटो अंदर की साइकिल, मीन्स साइकिल इन मॉस्किटो। उसके बाद है ये साइकिल इन ह्यूमन। तो बहुत अच्छी डायग्राम है। सो स्टेजेस, ये हो गया स्टेजेस इन लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम इन मॉस्किटो एंड ह्यूमन। सो आपको बहुत डिटेल में नहीं है लेकिन ये जो है वो आपको बहुत ही अच्छा तरीके से उसको ध्यान में रखना होगा। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है मलेरिया डिसीज़ है। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट डिसीज़ है वो है अमोबियासिस। सो अमोबियासिस हमारा नेक्स्ट डिसीज़ है जिसमें अमोबियासिस इज आल्सो नोन एज अमोबैटिक डिसेंट्री। सो अमोबैटिक डिसेंट्री भी बोलते हैं, डिसेंट्री मीन्स लूज मोशन। ओके, सो आपको समझ में आ गया होगा लूज मोशन। एंड इट इज़ कॉमन इन्फेक्शन ऑफ ह्यूमन गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। सो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट का जो है वो कॉमन इन्फेक्शन है विच अफेक्ट
50% पॉपुलेशन इन इंडिया, सो 50%, यहाँ पर बहुत ही बड़ा परसेंट है इस डिसीज़ का। 15% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया जो है वो इस डिसीज से जो है वो मीन्स 50% जो पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर उसको ये डिसीज कॉज होता है। एंड अमोबाइसिस इज कॉज बाय प्रोटिस्ट पैरासाइट। सो प्रोटिस्ट पैरासाइट होता है वो होता है एंटा अमोइबा हिस्टेलिटिका। सो अमोबाइसिस कौन से जो है वो पैरासाइट से होता है, एंटा अमोइबा हिस्टेलिटिका। मलेरिया कौन से होता था, प्रोटिस्ट प्लाज्मोडियम। ओके, सो अमोबाइसिस होगा एंटा अमोइबा हिस्टेलिटिका। सो आपको इसके जो कॉजिंग एजेंट है वो आपको ध्यान में रखने होंगे कि पैरासाइट से कौन सा डिसीज कॉज होता है। उसके बाद है साइन एंड सिम्टम्स। इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है? सो फर्स्ट है डायरिया, उसके बाद है फ्लैट वंस एंड स्टूल विद द म्यूकस एंड एब्डोमिनल पेन्स। सो स्टूल विद द म्यूकस, जो स्टूल है मीन्स वेस्ट मटेरियल, उसके साथ क्या होता है, म्यूकस होता है एंड एब्डोमिनल पेन होता है। ये जो है वो इंपॉर्टेंट इसका जो साइन सिम्टम्स है। उसके बाद क्रैम्प्स हम उसको बोलते हैं आर कॉमन, सो ये कॉमन है। उसके बाद पासिंग ऑफ द ब्लड विथ स्टूल, जो स्टूल के साथ क्या होता है ब्लड जो है वो बाहर पड़ता है। इट इज़ अ कॉमन इन सेवरल केसेस एंड हिपैटोमेगेली ऑकर्स इफ पैरासाइट एंटर्स इन द लीवर। सो हिपैटोमेगेली वो होता है ऑकर्स होता है व्हेन पैरासाइट एंटर्स इन द लीवर, जब जो पैरासाइट है वो लीवर के अंदर एंटर होता है। एंड डेवलप अमोबिक लीवर एब्सेसिस, एब्सेसिस जिसमें जो लीवर वो खराब होता है। ओके, सो इसे हम बोलते हैं कि हेपेटोमेगेली ऑकर्स इफ द पैरासाइट एंटर्स इन द लीवर। लीवर में एंटर होने के बाद वो क्या डेवलप करते हैं, अमोबिक लीवर एब्सेसिस एंड accompanied with fever and pain in right abdomen। ओके, सो राइट एब्डोमेन में, राइट मीन्स एब्डोमेन में राइट साइड में जो है वो पेन होता है। सो अब देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। सो ट्रांसमिशन कैसे होता है इसका? सो फर्स्ट है फैको ओरल रूटीन। सो फैको एंड ओरल, सो फैको मीन्स जब हम वेस्ट मटेरियल जो बॉडी के अंदर बॉडी के बाहर जो डालते हैं उसे हम बोलते हैं फैको, एंड ओरल जब बॉडी के अंदर लेते हैं। सो फैको ओरल रूटीन जो होता है हम एवरीडे जो रिपीट करते हैं उसे हम बोलते हैं फैको ओरल रूटीन। ओके, सो रूट उसमें जो है वो डिसीज़ जो है वो मोस्टली ट्रांसमिट होता है। सो ट्रांसमिशन जो है वो फैको ओरल रूट है। उसके बाद है ईटिंग विद डर्टी हैंड्स। अगर आपने हैंड्स जो है उसको प्रॉपरली क्लीन नहीं किया और वैसे ही अगर आप जो है ईट करते हो फूड को तो आपको ये डिसीज़ हो सकता है। उसके बाद कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। सो जो फूड एंड वाटर जो है वो कंटेमिनेटेड है, मीन्स जिसमें जो अदर हार्मफुल अगर सब्सटेंस हो गए तो हमें वो डिसीज़ हो सकता है। मीन्स ये जो इसके जो एंटाइमोबा हिस्टेलिटिका ये पैरासाइट जो है वो वेस्ट मटेरियल से और ईटिंग विद डर्टी हैंड्स जो हम कहाँ पर खेलते हैं, सो उसके वजह से हमारे हैंड्स पर वो पैरासाइट आ सकता है। उसके बाद जो कंटेमिनेटेड फूड है एंड वाटर है उसमें भी ये पैरासाइट हो सकता है। सो इस तरह से उसका जो है वो ट्रांसमिशन होगा। तो उसके बाद डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। सो डायग्नोसिस ऑफ द अमोबाइसिस इज मेड। सो डायग्नोसिस कैसी बनी इसकी? थ्रू द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल, स्टूल बोले तो वेस्ट मटेरियल ऑफ द पर्सन हु हैज़ इन्फेक्टेड फ्रॉम द एंटेमोबाइसिस और अमोबाइसिस। सो अमोबाइसिस जिसको हुआ है उसका स्टूल लेकर, स्टूल सैंपल से उसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया, उसके बाद इसकी डायग्नोसिस मिली। सो अमोबाइसिस इज ट्रीटेड बाय द यूज ऑफ मेट्रोनाइडाजोल। ओके, सो मेट्रोनाइडाजोल एंड टिनिडाजोल, ये जो है विच कैन डिस्ट्रॉय द एंटाइमोबा हिस्टेलिटिका इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एज वेल एज अदर टिश्यू। सो ये जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर उसको जो है किल कर सकता है और अदर टिश्यू के अंदर उसको किल कर सकता है। अमोबाइसिस डिसीज़ को ये किल कर सकता है। सो ये कैसे मिला? बिकॉज जब इन्होंने माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया स्टूल सैंपल का, सो तब इसका जो है इलाज जो है वह वहाँ पर उसकी जो ट्रीटमेंट है वो हमें मिली। उसके बाद है प्रिवेंशन। सो प्रिवेंशन हमें पता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कौन सा भी डिसीज़ होने के पहले अगर प्रिवेंशन हमें उसको कर दिया तो बहुत आसान होगा उस डिसीज़ को क्योर करना। सो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो वॉश हैंड्स विद द वाटर। सो वाटर एंड सोप से अगर हमने हैंड को वॉश किया आफ्टर यूजिंग टॉयलेट और चेंजिंग बॉडीज़ डायपर एंड टॉयलेट यूज़ करने के बाद अगर हम अपने हैंड्स को वाटर से एंड जो सोप से अगर क्लीन करते तो ये डिसीज़ हमें नहीं होगा। सो ड्रिंक बॉयल वाटर, अदरवाइज वाटर मस्ट बी क्लोरिनेटेड एंड फिल्टर। सो एक तो अगर आपके पास फिल्टर करने के लिए वाटर फिल्टर करने के लिए मशीन नहीं है तो आप वाटर को सिंपली बॉयल करिए, लेकिन अगर आपके पास मशीन है तो उसको फिल्टर कर लीजिए बिकॉज ये कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड से वो ट्रांसमिट होता है। एंड अवॉइड ईटिंग अनहाइजेनिक फूड। अनहाइजेनिक जो फूड है वो ईटिंग करना अवॉइड कीजिए। उसके बाद वेजिटेबल्स मस्ट बी प्रॉपरली वॉश करिए, उसके बाद कुक करिए उसको।
प्रॉपरली सैनिटाइज, सैनिटरी फैसिलिटीज़, सैनिटरी मीन्स क्लीननेस होनी चाहिए। उसके बाद इंक्लूडिंग स्वेज डिस्पोजल हेल्प इन द प्रिवेंशन। तो जो स्वेज है मीन्स जो वेस्ट वाटर है और वेस्ट पार्ट है, ओके, सो उसको डिस्पोज करना सीखिए। ओके, डिस्पोजल अगर हमने उसको कर दिया तो ये डिसीज को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सो ये हो गया प्रिवेंशन के बारे में। यहाँ पर 4 प्रिवेंशन आपको दिए गए एंड कंट्रोल आपके 12th के चैप्टर में, चैप्टर नंबर 10 ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस में। सो आप यहाँ पर देखते हो इन टाइम ऑफ हिस्ट्री के जो लाइफ साइकिल है वो। सो फर्स्ट है सूडोपोडियम। सो सूडो मीन्स हमें हॉलो स्पेस दिखती है बीच में जो वाइट दिख रहा है, उसे हम बोलते हैं सूडोपोडियम। उसके बाद इक्टोप्लाज्म, इक्टो मीन्स आउटर, आउटर साइड की जो लेयर उसे हम बोलते हैं इक्टोप्लाज्म। उसके बाद बीच में होता है सूडोपोडियम। उसके बाद होता है एंडोप्लाज्म, जो इंटर की जो प्लाज्म है, इंटरनल जो मटेरियल उसे हम बोलते हैं एंडोप्लाज्म, इक्टोप्लाज्म एंड सूडोपोडियम। उसके बाद यहाँ पर आरबीसी है, उसके बाद न्यूक्लियस है, एंडोजोम्स है। सो ये कौन सी स्टेज है? ट्रोपोजोइट। ओके, सो ये कौन सी स्टेज है? ट्रोपोजोइट स्टेज है। उसके बाद इसका बाइनरी डिवीजन होता है। बाइनरी मीन्स ये 1 एंड ये 2 मीन्स 2 पार्ट में डिवाइड होती है, इसलिए हम उसको दो, जो जब 2 होता है उसे हम बोलते हैं बाय। एंड बाइनरी डिवीजन मीन्स 2 पार्ट में इसका डिवीजन होता है। उसके बाद बनता है प्रीसिस्टिक फॉर्म। सो प्रीसिस्टिक फॉर्म में अगेन मॉडिफिकेशन होता है। उसके बाद बनता है सिस्टिक फॉर्म, उसमें क्रोमेटिन बॉडीज होती है। एंड उसके बाद बनता है बाय न्यूक्लिएटेड सिस्टिक, जो इसमें जो है बाय न्यूक्लियस में 2 न्यूक्लिएट होते हैं, इसलिए हम उसको बाय न्यूक्लिएट सिस्ट बोलते हैं, बिकॉज 2 न्यूक्लियस होते हैं। उसके बाद क्वाड्रा न्यूक्लिएट सिस्टिक बनता है। सो क्वाड्रा मीन्स 4, इसमें 4 न्यूक्लियस होंगे। कौन कौन से? ये फर्स्ट, उसके बाद ये सेकंड, उसके बाद ये थर्ड एंड ये फोर्थ, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट। क्योंकि इसमें ग्लाइकोजन वैक्यूल्स है, उसके बाद न्यूक्लियस है एंड क्रोमेटिन बॉडी है। उसके बाद जो है वो आगे एक सिस्ट वॉल जो है वो फॉर्म होती है एंड मेटासिस्टिक अमोबा बनता है। उसके बाद उसका डिवीजन होता है, वहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, डिवीजन एंड फूड वैक्यूल्स यहाँ पर होते हैं। उसके बाद अमोब्यूला जो है वो बनता है, अमोब्यूला, एंड उसके बाद अगेन वो ट्रोपोजाइट जो है वो फॉर्म में बनता है। सो इस तरह से इसकी जो लाइफ साइकिल है वो यहाँ पर चलती रहती है। सो ये होगा लाइफ साइकिल ऑफ एंटाइमोबा हिस्ट्रीलिटी का। सो अब देखते हैं एस्केरिस जो डिसीज है। फर्स्ट देखा मलेरिया, उसके बाद देखा अमोबायासिस, उसके बाद देखते हैं एस्केरियासिस। तो हम स्पेसिफिक डिसीज को लर्न कर रहे हैं। ओके, सो एस्केरियासिस जो है कौन से कॉजिंग एजेंट से वो कॉज होता है, कौन सा पैरासाइट होता है, तो चलिए देखते हैं। सो इट इज़ एन इन्फेक्शियस डिसीज। सो इन्फेक्शियस हमें पता है। सो फर्स्टली हमने देखा डिसीज 2 टाइप के होते हैं, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। सो इन्फेक्शियस डिसीज मतलब ये पर्सन से पर्सन तक कैरी होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इन्फेक्शियस डिसीज, वो हमें पता है। ऑफ ह्यूमन इंटेस्टिनल ट्रैक्ट्स में होता है, कॉज बाय द राउंड वर्म। सो राउंड वर्म से कॉज होते हैं एस्केरिस ल्यूब्रिकोइड्स। सो ल्यूब्रिकोइड जो है एस्केरिस ल्यूब्रिकोइड्स, तो इससे एस्केरिस जो है वो कॉज होता है। इट इज़ अ एंडो पैरासाइट। सो पैरासाइट जो है, पैरासाइट किसे बोलेंगे? ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अदर ऑर्गेनिज्म के बॉडी पर रहता है उसे हम बोलते हैं पैरासाइट। सो पैरासाइट में 2 रहते हैं पैरासाइट, एक होता है एंडो पैरासाइट और एक होता है इक्टो पैरासाइट। एंडो पैरासाइट मतलब एंडो मीन्स बॉडी के अंदर, जो पैरासाइट दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर रहता है उसे हम बोलते हैं एंडो पैरासाइट। एंड इक्टो पैरासाइट जो पैरासाइट दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर रहता है, ऊपर रहता है, उसे हम बोलते हैं इक्टो पैरासाइट। सो ये कैसा है? एंडो पैरासाइट है, मीन्स ये पैरासाइट कैसा होगा? बॉडी के अंदर रहेगा। राउंड वर्म और नीमेटोड्स हम उसको बोलते हैं, न्यूमेटोड्स। ओके, यहाँ पर डी है, यहाँ पर यस नीमेटोड्स। उसके बाद यहाँ पर साइन एंड सिम्टम्स क्या रहेंगे? सो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्कम्फोर्ट अकम्पेंड विद द वोमिटिंग एंड फीवर, वोमिटिंग होगी, उसके बाद फीवर होगा। प्रेजेंस ऑफ लाइव वर्म्स इन द फीटल मैटर। सो फीटल मैटर जो वेस्ट मटेरियल है उसमें लाइव वर्म हमें मिलेंगी। बिकॉज लाइव क्यों मिलेंगी? बिकॉज ये एंडो पैरासाइट है। सो इसलिए एंडो पैरासाइट होने के बाद ये हमारे बॉडी के अंदर भी लिव हो सकता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एंडो पैरासाइट। एंड पल्मोनरी डिसऑर्डर्स ऑकर्स इन सम पेशेंट्स। पल्मोनरी डिसऑर्डर्स भी होते हैं सम पेशेंट में अंदर, उसे निमोनिटिस मीन्स इन्फ्लामेंटेशन इन ऑल्वेली वॉल, जो ऑल्वेलार वॉल होता है उसमें जो इन्फ्लामेशन होता है उसे हम बोलते हैं निमोनिटिस। उसके बाद लॉस ऑफ एपेटाइट है। एपेटाइट मीन्स हमें भूख जो है वो लगती नहीं है, इसलिए हम उसको बोलते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट। एंड वेट लॉस, हमारा जो वेट है वो लॉस होता है। सो ईओसिनोफिलिया होता है। ईओसिनोफिल मीन्स ईओसिनिया, हमारे बॉडी के अंदर सेल होती है, नंबर ऑफ ईओसिनोफिल्स इज इंक्रीज, उसे हम बोलते हैं ईओसिनोफिलिया। ओके, सो ईओसिनोफिलिया मीन्स नंबर ऑफ ईओसिनोफिल्स इज इंक्रीज। ईओसिनोफिल्स क्या है? ब्लड सेल्स है, उसका एक टाइप है।
सो ये हो गए साइंस एंड सिम्टम्स। अब देखते हैं उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन। सो मोड कैसे है, ट्रांसमिशन कैसे होता है। सो फूड एंड ड्रिंक्स कंटेमिनेटेड विद द एग ऑफ देयर वर्म्स। सो अगर हमने ऐसा फूड और ऐसा वाटर ड्रिंक किया जिसमें एग होते उस वर्म्स के, सो इज़ द मेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन। सो ये जो है वो मेन मोड होगा ट्रांसमिशन का, इससे ट्रांसमिट होगा डिसीज। ओके, एंड एग हैच इनसाइड द इंटेस्टिनल ऑफ द न्यू होस्ट। सो इसमें अगर एग जो है वो हैच हो गए, हैच मीन्स वो डेवलप हो गए तो इंटेस्टिन के अंदर, तो न्यू होस्ट के, सो यहाँ से भी उसको ट्रांसमिशन होगा डिसीज का। एंड द लार्व पास थ्रू द वेरियस ऑर्गन सेटल एज अडल्ट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। सो अडल्ट के डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर लार्व जो है वो सेटल हो गई तो इससे भी वो डिसीज हो सकता है। उसके बाद डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इसके क्या है। सो डायग्नोसिस कैन बी डन बाय द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल। सो स्टूल का जब माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया उसके बाद डायग्नोसिस इसकी मिली, वो है एंटी हेलिमेंथिक ड्रग्स लाइक द पिपेराजाइन एंड द मेबिनडोजोल जो है, उसके बाद लेवामिसोल एंड द पैरेंटेल आर इफेक्टिव अगेंस्ट एस्केरिस लुब्रिकेंट्स। सो ये जो ड्रग्स के नाम है ये आपको याद रखने होंगे। सो ये जो ड्रग्स है वो इफेक्टिव है अगेंस्ट एस्केरिस लुब्रिकेंट्स पे, लुब्रिकेंट्स। ओके, सो ये हो गया उसका डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। उसके बाद यहाँ पर दिए गए हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। सो अवॉइडिंग डिफेकेशन इन ओपन स्पेस। सो हमें टॉयलेट फैकल्टीज़ यूज़ करनी चाहिए, और टॉयलेट अगर आप यूज़ करेंगे तो वो होगा अवॉइडिंग डिफेकेशन इन ओपन स्पेस। प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ एस्केरिस। उसके बाद पर्सनल हाइजीनिक हैबिट्स लाइक द वॉशिंग हैंड्स, वाटर एंड सोप आफ्टर द यूजिंग टॉयलेट फैकल्टीज आल्सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ये फीटल डिसीज है। मीन्स ये जो है फीटल मैटर जो होता है, मीन्स जो आउटसाइड पड़ता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, तो उससे डिसीज़ जो है वो कॉज होता है। उसके बाद वॉशिंग वेजिटेबल्स थ्रू बिफोर कुकिंग एंड अवॉइडिंग रॉ वेजिटेबल्स इज़ इम्पॉर्टेंट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ एस्केरिस। सो वॉशिंग वेजिटेबल्स को हमेशा वॉश कर लेना चाहिए, बिकॉज वो सॉइल के अंदर हम उगाते हैं। ओके, एंड बिफोर कुकिंग एंड अवॉइडिंग रॉ वेजिटेबल्स इज़ अ इम्पॉर्टेंट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ द एस्केरिस। सो अवॉइडिंग रॉ वेजिटेबल्स, सो जो रॉ वेजिटेबल्स है उसको अवॉइड कीजिए, स्पेसिफिक वेजिटेबल्स जो है उसको लीजिए, एंड प्रिवेंशन हो जाएगा एस्केरियस का। एस्केरियासिस जो डिसीज़ है वो प्रिवेंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो उसकी साइकिल। सो फर्स्ट इन्फेक्टेड लार्व डेवलप विद इन द एग्स। सो इन्फेक्टेड लार्व जो है वो सॉइल के अंदर जो है वो डेवलप होते हैं। उसके बाद कंटेमिनेटेड फूड के कांटेक्ट में आते हैं, सो फूड में लग जाती है। उसके बाद स्वॉलिंग बाय मैन, मीन्स जो है वो स्वॉल किया जाता है, स्वॉलिंग। उसके बाद जो इंटेस्टिन में चला जाता है, उसके बाद ब्लड में, उसके बाद हार्ट में, उसके बाद लंग्स, एंड देन ट्रैकिया रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। उसके बाद फेरिंग्स, देन ऑसोफेगस, देन अडल्ट वर्म्स इन द इंटेस्टाइन में चली जाती है मैन के। यहाँ पर मेल गैमेट और ये फीमेल गैमेट, सॉरी ये मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है, ये फ्यूज़ हो जाता है। उसके बाद अडल्ट में जो है फर्टिलाइज्ड एग इन द फीसेस, जो फेसेस है जो है फर्टिलाइज्ड एग होता है फेसेस के अंदर, वो अगेन सॉइल में जाता है। सॉइल में अगेन वो जो है न्यू फर्टिलाइज्ड एग जो है वो न्यू जो एस्केरियस ल्यूब्रिकॉइंट्स है ये बन जाता है। उसके बाद अगेन ये फूड के अंदर और अगेन वो ऑर्गेनिज्म के अंदर, ये होता है मैन के अंदर। सो इस तरह से इसका जो लाइफ साइकिल वो कंप्लीट होता जाता है। सो इस तरह से लाइफ साइकिल है एस्केरियस ल्यूब्रिकॉइड्स का। उसके बाद जो डी नंबर का डिसीज़ है 4 नंबर का हुआ है फिलारियासिस। सो फर्स्ट देखा हमने मलेरिया, उसके बाद अमोबायासिस, उसके बाद एस्केरियासिस, और डी हुआ है फिलारियासिस। सो फिलारियासिस जो डिसीज़ है वो फिलारियासिस कॉज होता है बाय द थ्रेड लाइक वर्म्स, जो थ्रेड की तरह जो वर्म्स दिखते हैं उससे क्या जो है वो डिसीज़ क्या होता है। सो जो एस्केरिस था वो राउंड वर्म से जो डिसीज़ क्या कॉज हुआ था, और ये जो डिसीज़ है वो फ्लैट वर्म से कैरी होगा। ओके, सो कॉज होगा। सो फर्स्ट है निमाटोड्स, उसे निमाटोड्स भी बोलते हैं। सो दीज निमाटोड्स पैरासाइट आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बाय मॉस्किटो बाइट। सो ये क्या होगा, मलेरिया की तरह मॉस्किटो बाइट से ये क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। फिलारियासिस कैन बी डिवाइड इनटू 3 सब टाइप्स। सो फिलारियासिस के 3 सब टाइप्स गिरेंगे। सो फर्स्ट होगा लिम्फेटिक फिलारियासिस, उसके बाद होगा सबक्यूटेनियस फिलारियासिस, एंड देन होगा सेरस, उसे हम बोलेंगे एब्डोमिनल कैविटी फिलारियासिस। सो 3 टाइप के जो है फिलारियासिस जो है वो सब टाइप में डिवाइड हुआ है। सो फिलारियासिस जो है ये कौन से वर्म से होगा, फ्लैट वर्म से, मीन्स जो थ्रेड लाइक वर्म्स है, जो वर्म्स जो है वो थ्रेड की तरह दिखती है उसे हम बोलते हैं थ्रेड लाइक वर्म्स। एंड जो फर्स्ट है वो होगा लिम्फेटिक फिलारियासिस। सो लिम्फेटिक फिलारियासिस मीन्स एलिफेंटासिस,
जो है डिसीज़ है एलिफेंटेसिस, जिसमें जो क्या होता है लेग जो होता है उसकी ग्रोथ जो बहुत ज़्यादा होती है, इसको हम एलिफेंटेसिस बोलते हैं। एलिफेंट के लेग की तरह ये जो है लेग बनता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं एलिफेंटेसिस। इज कॉज बाय द वर्म्स ऊचेरिया बैनक्रॉफ्टी। सो इम्पॉर्टेंट है सीटी के लिए। सो जो एलिफेंटेसिस डिसीज़ है वो कौन से वर्म से होता है, ऊचेरिया बैनक्रॉफ्टी। ओके, एंड ब्रैगियोमेलाई एंड द ब्रूगिया ट्यूमोरी। सो ये भी जो इन्फेक्शियस है मीन्स वर्म्स है, उससे जो है वो डिसीज़ होता है, वो होता है ऊचेरिया बैनक्रॉफ्टी जो है वो डिसीज़ होता है उसमें बॉडी के अंदर ह्यूमन के, वो होता है एलिफेंटेसिस। सो एलिफेंटेसिस जो डिसीज़ है उसका पॉजिटिव एजेंट कौन है, ऊचेरिया बैनक्रॉफ्टी। ओके, सो ये हो गया एलिफेंटेसिस। इसे हम बोलेंगे लिम्फेटिक फिलारियासिस। उसके बाद देखेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स। ओके, सो सिम्टम्स जो कैसे है इसके साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे, साइंस एंड सिम्टम्स। सो इडेमा विद द थिकनिंग ऑफ स्किन। सो जो स्किन है वो थिक बन जाएगी, उसके बाद इडेमा होगा। एंड अंडरलाइंग टिश्यू, सो जो टिश्यू है वो अंडरलाइंग होंगे। ओके, एंड ऊचेरिया बैनक्रॉफ्टी अफेक्ट द लेग्स आर्म्स, जो लेग को अफेक्ट करेंगे, आर्म्स को, ब्रिस्ट को एंड स्क्रोटम को। स्क्रोटम जो है वो टेस्टिस के ऊपर की जो कवरिंग रहती है उसे हम बोलते हैं स्क्रोटम। उसके बाद ब्रिस्ट जो है वो फीमेल के अंदर रहता है, ब्रिस्ट ह्यूमन मतलब फीमेल चेस्ट, उसको हम बोलते हैं ब्रिस्ट। उसके बाद आर्म्स जो हमारे हैंड्स है, उसके बाद हमारे लेग्स है। सो इसको वो अफेक्ट करता है, मीन्स उस पर वो बैड इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है। सो इफेक्ट एंड अफेक्ट में डिफरेंस है। सो इफेक्ट जो है वो गुड इफेक्ट एंड अफेक्ट जो है वो बैड इफेक्ट। ओके, सो अफेक्ट एंड इफेक्ट। सो फर्स्ट है लिम्फेटिक फिलारियासिस। वर्म्स इन्फेक्ट लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम को ये इन्फेक्ट करता है एंड कॉज इनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ वेसल्स एंड नोड्स। सो लिम्फ जो वेसल्स एंड नोड है उसका इनलार्जमेंट होता है। दो दिस इज एलिफेंटेसिस, दैट इज लिम्फ आर सोलन लाइक लेग्स ऑफ द एलिफेंट, इसलिए हम उसको बोलते हैं एलिफेंटेसिस। सो जिसका लेग जो है वो लिम्फ जो क्या होती है सोलन बन जाती है, उसका जो साइज़ है वो बढ़ जाता है। सो जो नॉर्मल लेग है उससे वो लेग जो है वो बहुत ज़्यादा उसका साइज़ बढ़ जाता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं एलिफेंटेसिस। उसके बाद है लिम्फेडेमा, दैट इज एक्यूमुलेशन ऑफ लिम्फ फ्लूइड इन द टिश्यू कॉजिंग स्वेलिंग। सो लिम्फ जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है इन टिश्यू, उसके बाद क्या होता है स्वेलिंग होता है। उसके बाद है हाइड्रोसिल, जिसमें दैट इज टेस्टिस आर एनलार्ज ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ लिम्फेटिक फ्लूइड इन टेस्टिस। सो लिम्फेटिक फ्लूइड टेस्टिस के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है, जो टेस्टिस जो है सो प्राइमरी ऑर्गन है, सेक्सुअल ऑर्गन इन ह्यूमन बींग्स में अंदर टेस्टिस। सो टेस्टिस में क्या होता है, स्क्रोटम को ये इन्फेक्ट करता है, टेस्टिस के जो ऊपर की लेयर होती है उसे हम बोलते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम में क्या करता है, इस वहाँ पर एक्यूमुलेशन हो जाता है लिम्फेटिक फ्लूइड का। सो टेस्टिस क्या होता है, इनलार्ज हो जाते हैं, उसकी साइज जो है वो बढ़ जाती है। ओके, सो ये हो गया हाइड्रोसिल के बारे में। उसके बाद देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। सो मोड कैसे होता है इसका, ट्रांसमिशन कैसे होता है इसका, मोड कौन सा है ट्रांसमिशन का। सो ऊचेरिया बैनक्रॉफ्टी इज ट्रांसमिटेड ह्यूमन टू ह्यूमन बाय द फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। सो फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो जो है उससे वो ट्रांसमिट होता है ऊचेरिया बैनक्रॉफ्टी, जिससे एलिफेंटेसिस डिसीज होता है। इन द लार्व एस्केप मॉस्किटो बॉडी। सो लार्व क्या करती है, एस्केप होती है, मीन्स वो लार्व जो है वो मॉस्किटो जो बॉडी है उससे एस्केप होती है, बाहर पड़ती है एंड अराइव ऑन द ह्यूमन स्किन। सो कहाँ पर वो आती है, ह्यूमन स्किन, क्या स्किन के ऊपर आती है एंड दे पेनिट्रेट द स्किन। सो स्किन को क्या करता है, पेनिट्रेट करता है। अंडरगो टू मॉल्टिंग बिफोर दे बिकम अडल्ट। सो मॉल्टिंग होते हैं इसमें, ओके, स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, जो उसके बाद वो क्या बनता है, अडल्ट बनता है एंड सेटल द लिम्फेटिक सिस्टम। सो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर वो सेटल हो जाता है। उसके बाद इंक्यूबेशन पीरियड कैन बी लॉन्ग एज 8 से लेकर जो 16 मंथ तक इंक्यूबेशन पीरियड चलता है। उसके बाद है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। सो इसमें जो है वो अडल्ट बन जाता है 6 to 16 मंथ में, 8 to 16। ओके, उसके बाद डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट में क्या है, सो हमें पता चल गया मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका। सो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो से क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। सो फर्स्ट हम लिखेंगे कि ये जो है वो लार एस्केप होती है मॉस्किटो बॉडी के से। ओके, सो मॉस्किटो बॉडी से वो एस्केप होती है और ह्यूमन जो स्किन है उसके ऊपर चली आती है, ह्यूमन स्किन को। उसके बाद वो पेनिट्रेट करते हैं एंड वो मॉल्टिंग होता है उसमें, अंडरगोज टू मॉल्टिंग बिफोर बिकम अडल्ट होने से पहले एंड सेटल लिम्फेटिक सिस्टम एंड इंक्यूबेशन उसका पीरियड बता देना है। सिंपल है, बहुत सिंपल है। ओके, उसके बाद है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। सो यूज़ डाइथिल कार्बामाज़ाइन जो सिट्रेट है उसको ट्वाइस मीन्स 2 बार हम यूज़ करना पड़ेगा डे के अंदर, एक डे के अंदर फॉर 3 वीक्स के लिए। ओके, सो 1 मंथ नियर 1 मंथ आपको 2 बार दिन के अंदर डाइथिल कार्बामाज़ाइन सिट्रेट जो है उसको यूज़ करना पड़ेगा एंड देयर आफ्टर फॉर 5 days
and thereafter for 5 days, and every 6 month is effective against the filarial worm. So every 6 monथ के अंदर उसको इफेक्टिव होगा वो जो डाइथिल जो केमिकल है, वो ड्रग्स जो है डाइथिल कार्बामेजाइन सिट्रेट जो है हमें वो यूज़ करना पड़ेगा। यही इसकी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट है। उसके बाद जो प्रिवेंशन हम कैसे इस डिसीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो अवॉइड मॉस्किटो बाइट बाय यूजिंग मॉस्किटो नेट्स एंड इंसेक्ट रिपेलेंट्स। सो इंसेक्ट को रिपेल करने वाला जो होता है इंसेक्ट रिपेलेंट्स यूज़ करते हैं। उसके बाद मॉस्किटो नेट हम अगर यूज़ करेंगे तो इस डिसीज़ को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके बाद इरेडिकेशन ऑफ द मॉस्किटोज इज़ इसेंशियल फॉर द कंट्रोल ऑफ द फिलारियासिस। अगर हम मॉस्किटो का इरेडिकेशन करेंगे तो ये क्या होगा, इसेंशियल होगा कंट्रोल ऑफ फिलारियासिस, बिकॉज जो फिलारियासिस है वो मॉस्किटो से वो क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। मॉस्किटो से वो पर्सन में अंदर आता है, पर्सन के उसके बाद वो स्टूल में चला जाता है, उसके स्टूल के बाद अगेन वो फूड के अंदर चला जाता है। तो इस तरह से इसका जो लाइफ साइकिल वो चलता है। सो यहाँ पर हम डायग्राम में देखेंगे कि उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है फिलारियासिस का। उसे बोलते हैं वीचेरिया बैनक्रॉफ्टी, जिससे फिलारियासिस होता है। उसे हम एलिफेंटेसिस भी बोलते हैं। ओके, सो फर्स्ट ह्यूमन स्टेजेस। सो ह्यूमन के अंदर कैसे स्टेजेस होते हैं वो देखते हैं। सो फर्स्ट जब मॉस्किटो जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो बॉडी पर आता है तो वो जो वार्म है वो मॉस्किटो से एस्केप होकर हमारे बॉडी के ऊपर चली आती है। ओके, उसको हम बोलते हैं इन्फेक्टिव स्टेज। उसके बाद ह्यूमन के अंदर क्या होता है, अडल्ट इन लिम्फेटिक्स। सो लिम्फेटिक सिस्टम में सेटल हो जाते हैं। उसके बाद पहले 2 मॉल्टिंग होती है, उसके बाद वो अडल्ट बन जाती है। उसके बाद अडल्ट प्रोड्यूस शीथ माइक्रोफिलरी दैट माइग्रेट इनटू लिम्फ एंड ब्लड चैनल्स। जो लिम्फ एंड ब्लड चैनल में वो क्या होती है, माइग्रेट होती है, ट्रांसफर होती है। उसके बाद होता है डायग्नोस्टिक स्टेज होती है। उसके बाद जो है उसके बाद क्या करता है, मॉस्किटो टेक्स अ ब्लड मील। ओके, सो ये जो है वो होता है ह्यूमन बींग के अंदर। उसके बाद अगेन जो मॉस्किटो है वो ब्लड को टेक करता है एज अ मील, मीन्स उसका फूड इंजेस्टेड माइक्रोफिलरियासिस। माइक्रोफिलरियासिस को क्या करता है, इंजेक्ट कर लेता है। उसके बाद माइक्रोफिलरी पेनिट्रेट द मॉस्किटो मिडगट एंड माइग्रेट टुवर्ड द थोरेसिक मसल। सो माइग्रेट जो मॉस्किटो है उसका जो मिडगट है उसको माइक्रोफिलरी जो है वो पेनिट्रेट करती है एंड वो थोरेसिक मसल में जाकर रहती है, मीन्स माइग्रेट टू द थोरेसिक मसल्स। उसके बाद फर्स्ट लार, उसके बाद 2 मॉल्टिंग, मीन्स 2 मॉल्टिंग होती है। उसके बाद थर्ड लार होती है, L3 लार फॉर्म होती है। उसके बाद माइग्रेट टू हेड एंड द मॉस्किटोज प्रोबोसिस। सो जो प्रोबोसिस है वो आगे का पार्ट हेड, उसके बाद होता है प्रोबोसिस, उसमें ट्रांसफर हो जाते हैं। उसके बाद मॉस्किटो टेक अ ब्लड मील L3 लार्व एंटर स्किन। ओके, सो ये जो है वो जो है मॉस्किटो के अंदर रहेगी और ये जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर रहेगी। सो इस तरह से जो मॉस्किटो है बॉडी जो लार्व है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर चली जाती है। उसके बाद अगेन वो ब्लड के अंदर चली जाती है और अगेन जो मॉस्किटो है, फ्रेश मॉस्किटो जब ह्यूमन बॉडी को ब्लड जो है वो सक करता है, उसके बाद सक करने से ब्लड के साथ साथ वो उसमें चली जाती है। सो इस तरह से वो डिसीज़ जो है वो ट्रांसमिट होता है एंड अपनी जो लाइफ साइकिल वो कंप्लीट करता है। सो इस तरह से डिसीज़ यहाँ पर देखेंगे हम। जो देखा हमने वो है फिलारियासिस, उसे यूचेरिया बैनक्रॉफ्टी जो है इसका पॉजिटिव एजेंट है। एंड ये हो गया मॉस्किटो स्टेजेस एंड ये हो गया ह्यूमन स्टेजेस। तो ह्यूमन के अंदर कौन सी स्टेजेस होती है और मॉस्किटो के अंदर स्टेजेस कौन से होते हैं। सो हमने यहाँ पर 4 डिसीज़ देखे। सो फर्स्ट देखा हमने मलेरिया, उसके बाद देखा अमोबियासिस, उसके बाद देखा फिलारियासिस, उसके बाद देखा अस्केरियासिस। ओके, अस्केरियासिस पहले देखा, उसके बाद देखा फिलारियासिस। सो मलेरिया जो डिसीज़ है कौन से पॉजिटिव एजेंट से कैरी जो होता है, मीन्स कौन से पॉजिटिव एजेंट से होता है मलेरिया, वो होता है प्रोटिस्ट प्लाज्मोडियम। उसके बाद अमोबाइसिस जो होता है वो होता है एंटोमोबा हिस्टेरिटिका से। उसके बाद जो एस्केरिस होता है वो एस्केरिस ल्यूब्रिकोइड से होता है। एंड जो फिलारियासिस होता है वो होता है यूचेरिया बैनक्रॉफ्टी से। उसके बाद देखेंगे हम टाइफाइड के बारे में। सो टाइफाइड क्या है, सो कैसे होता है। सो टाइफाइड इज एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ इंटेस्टाइन। सो एक्यूट इन्फेक्शन है इंटेस्टाइन का एंड इट इज़ कॉज बाय द साल्मोनेला टाइफी। सो टाइफाइड कौन से पॉजिटिव एजेंट से कॉज होगा, वो होगा साल्मोनेला टाइफी एंड इट इज़ द ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है ग्राम निगेटिव। सो 2 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, एक होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, उसके बाद होता है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। सो जो स्टेन को एब्जॉर्ब करता है, स्टेन में स्पेसिफिक वो कलर होता है। सो कलर को एब्जॉर्ब करने वाला जो बैक्टीरिया उसे हम बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव, कलर को ऑब्जर्व करता है। एंड जो कलर को ऑब्जॉर्व नहीं करता उसे हम बोलते हैं ग्राम निगेटिव। सो एक ऐसा बैक्टीरिया है ग्राम निगेटिव जो स्टेन को एब्जॉर्ब नहीं करता। फाउंड इन इंटेस्टिनल ल्यूमन ऑफ द
इन्फेक्टेड पर्सन। सो ल्यूमेन क्या है, ये ऐसे जो अंदर हॉलो जो कैविटी है उसके अंदर इंटेस्टिनल जो ल्यूमन है उसके अंदर वो मिलता है ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। एंड पैथोजेनिसिटी इज ड्यू टू द ओ एंटीजन ऑन द लिपोपॉलीसैकेराइड। सो ये जो है वो पैथोजेनिसिटी इसकी क्यों है, बिकॉज ड्यू टू द ओ एंटीजन ऑन अ लिपोपॉलीसैकेराइड। सो जो ओ एंटीजन है उसे हम बोलते हैं लिपोपॉलीसैकेराइड एलपीसी प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ कोट, उसके सरफेस पे कोट के वहाँ पर वो रहता है, मीन्स फ्लैजेला कंटेन एच एंटीजन। सो फ्लैजेला में एच एंटीजन रहता है ड्यू टू द ओ एंटीजन लिपोपॉलीसैकेराइड एलपीएस। तो उससे जो है वो डिसीज़ जो है वो पैथोजन जेनिसिटी इसकी बढ़ती है, मीन्स ये पैथोजन हो जाता है जो हमारे बॉडी पर अटैक करता है। उसके बाद साइंस एंड सिम्टम्स देखेंगे इसका, वो है प्रोलॉन्ग फीवर एज हाई एज 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो 100 से ऊपर जो है फीवर रहता है, हाई फीवर रहता है। उसके बाद जनरल नोजिया, फैटिज, हेडेक, उसके बाद एब्डोमिनल पेन, उसके बाद कंस्टिपेशन ऑफ द और डायरिया, और उसके बाद रोज़ कलर्ड रैश ऑन स्किन। सो रोज़ कलर मीन्स जो रेड कलर जो है रैशेस आते हैं स्किन के ऊपर। उसके बाद वाइट कोट ऑन टंग, सो टंग जो है वाइट बन जाती है। उसके बाद अनोरेक्सिया मीन्स लॉस ऑफ एपेटाइट। सो यहाँ पर लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, एपेटाइट मीन्स जो हमें वो भूख लगती नहीं है। उसके बाद इफ़ नॉट ट्रीटेड ब्रीथलेसनेस, सो हमें लगता है कि हम ब्रीथ कर ही नहीं रहे, ओके इस तरह से ब्रीथलेसनेस एंड इरेगुलर हार्ट बीट्स, हिमोर्गी। सो हार्ट बीट जो है वो इरेगुलर बन जाती है, हमें 1 मिनट में जो है वो 70 टाइम हमारा जो हार्ट बीट रेट रहता है वो इरेगुलर बन जाती है, कभी वो 70 हो जाती है, कभी वो 76 हो जाती है। सो इस तरह से इरेगुलर हार्ट बीट हो जाती है टाइफाइड होने के बाद, इसका वो साइन एंड सिम्टम्स है। उसके बाद है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। सो मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा है, कैसे ट्रांसमिट होता है। सो इट इज़ अ फूड एंड फ्रेश वाटर, इट इज़ अ फूड एंड वाटर बॉर्न डिसीज। जो कहाँ से बॉर्न होता है, फूड एंड वाटर से, 2 चीज़ों से ये बॉर्न होता है, एक होता है फूड, उसके बाद होता है वाटर। सो इंसेक्ट लाइक द हाउस फ्लाई एंड द कॉकरोचेस, हाउस फ्लाई एंड कॉकरोच जो होते हैं वो फीडिंग ऑन द फिकल मैटर। सो जो आउटसाइड पड़ता है प्रोडक्ट जो होता है वेस्ट मटेरियल, सो होता है फिकल मैटर। सो वहाँ पर उसको वो कहाँ पर फीड करते हैं, वहाँ पर फिकल मैटर पे कौन फीड करता है, कॉकरोच एंड हाउस फ्लाई। मे ट्रांसफ़र द बैक्टीरिया टू द फूड, वो क्या कर सकते हैं, उस बैक्टीरिया को वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं फूड के ऊपर। एंड पुअर हाइजीन हैबिट एंड पुअर सैनिटेशन। सो हम अगर पुअर हमारी हाइजीन हैबिट है, मीन्स हम अपने को अगर हैंड्स को अगर अच्छे से क्लीन नहीं करेंगे और हमें अगर हमारे जो होम है वहाँ पर अगर क्लीननेस नहीं होगी, मीन्स पुअर सैनिटेशन कंडीशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ टाइफाइड। सो इससे क्या होगा, हमें टाइफाइड होगा। सो यही जो है वो कॉज है, यहाँ से मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, मीन्स वो ट्रांसमिट होता है। उसके बाद इसके डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। सो अगर डिसीज़ हमें हो गया उसके बाद उसको डायग्नोसिस कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट उसकी क्या होगी। सो वाइडल टेस्ट इज़ यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ ट्रीटमेंट। सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट टेस्ट जो है वो है वाइडल टेस्ट, आपको सीईटी में पूछा जा सकता है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूजिंग फॉर डायग्नोसिस ऑफ द टाइफाइड, सो वहाँ पर होगी वाइडल टेस्ट। ट्रीटमेंट ऑफ द थायराइड इन्वॉल्व सर्जिकल ऑफ द गैल ब्लैडर इन सेवरल केसेस। सो जो सर्जिकल है गैल ब्लैडर इन सेवरल केसेस, सो थायराइड इन्वॉल्व ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड इन्वॉल्व सर्जिकल ऑफ द गैल ब्लैडर इन सेवरल केसेस। सो सर्जिकली गैल जो ब्लैडर होता है उसको हम सर्जिकली उसको ट्रीट करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड, ओके इन सेवरल केसेस। देन एंटीबायोटिक्स लाइक द क्लोरोमाइसिटिन इज हेल्पफुल ट्रीटमेंट। सो क्लोरोमाइसिटिन जो है एंटीबायोटिक उसको हम यूज़ करते हैं फॉर प्रिवेंशन ऑफ द typhoid, who recommended 2 vaccines. So WHO, okay, so for prevention of the typhoid WHO World Health Organization recommended 2 vaccine. So first है oral TY21A वैक्सीन, उसके बाद इंजेक्टेबल जो है वो है टाइफॉइड पॉलीसैकेराइड वैक्सीन। जो 2 वैक्सीन है वो WHO मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है हमें रिकमेंड की है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ टाइफाइड। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है साल्मोनेला टाइफी जो पॉजिटिव एजेंट है टाइफाइड का। यहाँ पर कैप्सूल है मीन्स के एंटीजन और V1 इन साल्मोनेला, वहाँ पर आउटसाइड में कैप्सूल। उसके बाद है सोमैटिक, वो एंटीजन और सेल वॉल एंटीजन, ये हो गया सेल वॉल एंटीजन यहाँ पर रहते हैं। उसके बाद ये फ्लैजेला। सो फ्लैजेला किसका हेल्प करता है, लोकोमोटरी ऑर्गन है। सो जो लोकोमोशन में हेल्प करता है, मीन्स एक 1+ पर्सन से मीन्स 1 प्लेस से वो अनदर प्लेस में चला जाता है बिकॉज ऑफ फ्लैजेला। सो ये ऐसे मूवमेंट करते हैं वो आगे आगे चलता है, मीन्स वो लोकोमोशन होता है, उसमें लोकोमोशन मीन्स मूवमेंट होती है।
ओके, सो फ्लैजेला, यहाँ पर एच फ्लैजेला में एच एंटीजन रहता है। सो ये हो गया साल्मोनेला टाइफी के बारे में। सो ये हमने डिसीज़ देखे। सो फर्स्ट देखा मलेरिया, उसके बाद देखा अमोबाइसिस, उसके बाद देखा फिलेरियासिस, उसके बाद देखा आस्केरियासिस, ये हो गया टाइफाइड। सो हमने ये 4 डिसीज़ जो है, सॉरी 5 डिसीज़ जो है वो डिटेल में देखी, उसके लाइफ साइकिल कैसे होते हैं। उसके बाद देखा, पहले देखा हमने एबीओ ब्लड ग्रुप्स देखा, उसके ब्लड ग्रुप्स के टाइप्स देखे, उसके बाद आरएच जो फैक्टर है वो देखा। सो यहाँ पर जो है हमारा पार्ट 2 वहाँ पर यहाँ पर एंड हुआ। तो नेक्स्ट जो पार्ट है रिमेनिंग पार्ट, सो अभी जो थर्ड पार्ट है उसमें ये चैप्टर एंड हो जाएगा। तो रिमेनिंग पोर्शन और रिमेनिंग पार्ट वी विल बी डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच।